आप सभी का मेंटर क्लासेस में स्वागत है। आज हम हिस्ट्री की सीरीज लेके आए हैं जो आने वाली सभी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके इस समय प्रेजेंट में कई पेपर्स लगे होंगे। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हो पेट है, टेट भी आने वाला है, सी टेट है और आपका एस टेट है। इसके साथ आर ओ ए आर ओ है और साथ ही साथ यहाँ पर आपका और भी कई जनरल परीक्षाएं होती हैं जिनमें अभी 30 तारीख को बीएड एंट्रेंस आ रहा है और हिस्ट्री के टीजीटी, पीजीटी इनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए हम देखते हैं इसी सीक्वेंस में अपना पहला क्वेश्चन। कन्नड़ भाषा निम्न में से किस साम्राज्य की मातृभाषा थी? तो वो थी हमारी राष्ट्रकूट। क्यों थी? राष्ट्रकूट 755 से 975 ईस्वी कन्नड़ मूल के थे तथा कन्नड़ उनकी मातृभाषा थी। राष्ट्रकूट राजवंश में 6ठी शताब्दी से 10वीं शताब्दी के मध्य भारतीय महाद्वीप के वृद्ध हिस्से पर शासन किया था। हाल ही में पश्चिम मध्य भारत के मानपुर शहर से प्राप्त 7वीं शताब्दी के तांबे की प्लेट राष्ट्रकूट साम्राज्य का शिलालेख है जो राष्ट्रकूट साम्राज्य के शासन को वर्णित करती है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज केवल इतनी सी है, ये जो 7वां शिलालेख हमें प्राप्त हुआ है इसी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ये रहा 7वीं शताब्दी का शिलालेख। ठीक, अब हम इसी क्रम में जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरी बौद्ध परिषद के संबंध में निम्नलिखित तथ्य पर विचार करें। ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता मुगलीपुत्र टीसा द्वारा की गई थी। अनुयायियों के बीच मतभेद के कारण हीनयान और महायान संप्रदायों का गठन किया गया था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्या होगा इसका सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। और चौथी जो हीनयान महायान में बांटी गई थी वो चौथी बौद्ध संगीति में बांटा गया था जो आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन में देखने को मिलेगा। ये देखिए। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन चरित्र से था? किसका था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 3 और 4। कौशल और मगध। क्यों होगा? चलिए देखते हैं। अवंती का सीधा संबंध बुद्ध के जीवन से नहीं था इसलिए इसे चुना जाना चाहिए। कौशल और मगध को वैवाहिक संबंधों के माध्यम से जोड़ा गया था। बुद्ध कौशल और मगध के राज्यों में कस्बों और गांवों से भटक कर उनके दर्शन शास्त्र सिखाते थे। मतलब बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में आप सभी जानते हो और यहाँ पर जैसा एक्सप्लेनेशन में उल्लेख है कि कौशल और मगध का संबंध वैवाहिक संबंधों के माध्यम से जुड़ा था। अगला क्वेश्चन। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षुक कौन थे? तो पद्मसंभव थे। ऑप्शन सी सही होगा। पद्मसंभव जिसे गुरु रिनपोचे भी कहा जाता है। यहाँ पर बस ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु रिनपोचे किसे कहा जाता है? तो ये देखिए गुरु रिनपोचे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इन्हीं का नाम है और रिनपोचे के नाम से पूछ लेंगे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जिन्होंने 8वीं शताब्दी में वज्रायन बौद्ध धर्म को तिब्बत में लाने की प्रमुख भूमिका निभाई थी, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन तिब्बत में। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है टॉलेमी फिलाडेल्फस जिनके साथ
अशोक के राजनीतिक संबंध थे, का शासक था, कहाँ का? तो ये हमारा मिस्र का शासक था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। टॉलेमी ने सम्राट अशोक के शासनकाल में डायनोसियस नामक अपना एक राजदूत भेजा था और अशोक के बौद्ध धर्मनिरपेक्षता के प्राप्तकर्ता के रूप में अशोक के संपादन में उनका भी उल्लेख है। वे मिस्र का शासक था। चलिए यहाँ पर हम ये देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे आप लोग याद रखिएगा। शासनकाल में कौन राजदूत आया था? तो डायनोसियस था। ठीक, इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राचीन भारत में जनजातीय गणराज्यों के सिक्के जारी नहीं किए गए। सतवाहन ब्राह्मणों ने भूमि अनुदान देने वाले प्रथम थे। इनमें से कौन सा सही होगा? तो देखते हैं, इसका बी ऑप्शन सही होगा, केवल 2। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में एनसीईआरटी की किताब दे रखी है। किताब देने का मतलब ये यहाँ पर है कि एनसीईआरटी के इन स्थानों पर इसका उल्लेख मिलता है और जो भी एनसीईआरटी में उल्लेख है वही उल्लेख हमारा सर्वमान्य माना जाता है। चाहे इतिहासकार इसे कितना भी पुख्ता सबूतों के साथ कोई भी प्रस्तुतिकरण करें, परंतु यदि भारत सरकार की एनसीईआरटी ने इसे मान्यता नहीं दी है तो कुछ भी मान्य नहीं होता। तो कोड और सारी चीज़ें हमारी एनसीईआरटी को मानती हैं, इसलिए यहाँ पर एनसीईआरटी का रेफरेंस देते हुए बात कही गई है कि योधे ने तांबे के सिक्के जारी किए। आप लोग पढ़ते वक्त भी ध्यान रखिएगा, कोई भी आंकड़ा, कोई भी तथ्य जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो, तुरंत आप एनसीईआरटी की बुक उठा करके देखिएगा और अगर उसमें चीज़ें सही जो दिखें वही सर्वमान्य होंगी, भले ही वो गलत हो। कभी कभी कुछ आंकड़े गलत भी होते हैं, मगर एनसीईआरटी की पुस्तक अगर मान्य करती है तो वही आंकड़े माने जाते हैं। चलिए, मोहम्मद तुगलक द्वारा दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ बदली गई? बहुत आसान क्वेश्चन है। दिल्ली से उन्होंने अपनी राजधानी दौलताबाद बदली। इसका एक्सप्लेनेशन भी यही है कि उन्होंने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित कर दी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है? थेरी गाथा नहीं है। क्यों नहीं है? चलिए देखते हैं। क्योंकि ये जैन साहित्य का नहीं बल्कि बौद्ध साहित्य का हिस्सा है। 2000 साल पहले की रचना की गई थेरी गाथा पाली भाषा में और प्रथम बौद्ध महिलाओं की कविताओं का संकलन है। तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या मिलता है कि थेरी गाथा क्या है? तो प्रथम बौद्ध महिलाओं की कविताओं का संकलन है। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ ये पता चलती है कि हमारे बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? तो पाली भाषा में लिखे गए। चलिए अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त सम्राट के कोर्ट में थे? तो चंद्रगुप्त की कोर्ट में थे। चलिए और नवरत्नों के बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को कला और संस्कृति में गहरी रुचि के लिए जाना जाता है और नवरत्न उनके दरबार में सुशोभित करते थे। इन नवरत्नों में से विभिन्न क्षेत्र ये प्रदर्शित करते हैं कि चंद्रगुप्त ने कला और साहित्य को संरक्षण दिया था। नवरत्न इस प्रकार क्या है? अमर सिम्हा, धन्वंतरी, हरिसेन, कालिदास, छपड़क, शंकु, वरामीर, वरुचि और वेताल भट्ट। इसमें से नवरत्नों में से कुछ नवरत्न ऐसे हैं जो आपको घुमा करके किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, उनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हिंदी में कालिदास से प्रश्न बनते हैं, उनकी रचनाओं के बारे में पूछ लिया जाता है, किस काल के थे, इनकी पूज्य देवी कौन थी, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
धन्वंतरी से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि धन्वंतरी का संबंध आयुर्वेद से था। और वराहमिहिर से क्वेश्चन आते हैं। वराहमिहिर का संबंध आप हमें बताएं किस चीज से था। बहुत महत्वपूर्ण संबंध है इनका, मगर किस चीज से है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन किसके द्वारा पराजित हुआ था? तो किसके द्वारा पराजित हुआ था? तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा पराजित हुआ था। कैसे हुआ था? चलिए देखते हैं। हर्ष चालुक्य वंश के दक्षिण भारतीय सम्राट पुलकेशिन द्वितीय द्वारा पराजित हुआ था, जब हर्ष ने अपने साम्राज्य को भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में विस्तार करने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन जाता है? पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का था? तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्नोई आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रारंभ हुआ था? तो पेड़ों को काटने के। विश्नोई आंदोलन, विश्नोई विश्वास 29 सिद्धांतों पर आधारित है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? 29 सिद्धांत। पर्यावरण, और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट? गुरु महाराज जम्बाजी। बस सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ूंगा नहीं जानबूझ के, इसको आप खुद पढ़िए। मैंने इंपॉर्टेंट बताया, क्यों इंपॉर्टेंट है आप खुद पढ़िए, कमेंट बॉक्स में पूछिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? पुलकेशिन द्वितीय कौन सा चालुक्य वंश का था? तो बादामी के चालुक्य। 12 का ए सही होगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्य महानतम शासक था। चालुक्य प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध क्षत्रिय गुर्जर राजवंश है। इसकी राजधानी वातामी वातापी थी। ये याद रखिएगा, चालुक्यों की राजधानी बादामी या वातापी आपसे पूछ ली जाती है। अपने महानतम विस्तार के समय 7वीं सदी में ये वर्तमान समय के संपूर्ण कर्नाटक, पश्चिम महाराष्ट्र, दक्षिण मध्य प्रदेश, तटीय दक्षिणी गुजरात तथा पश्चिमी आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। मतलब ये कुल मिला के भारत के दक्षिण भाग का हिस्सा था। भारत का दक्षिण भाग कौन सा हिस्सा कहलाता है? तो ये हमारी भारत की सीमा है। तो ये हिस्सा कहाँ से शुरुआत हुई है आप खुद देखिए, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र मतलब ऋषिकेश, और ये गुजरात, कुल मिला के ये हिस्सा इसका जो था, ये हिस्सा, ये सब हिस्सा इसका था। ठीक, अब चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये रहा। हड़प्पा संस्कृति का बंदरगाह शहर है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन डी लोथल। क्यों? चलिए देखते हैं। लोथल दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह था, जो सिंध प्रांत के हड़प्पा शहर और सौराष्ट्र के प्रायद्वीप को साबरमती नदी के जलमार्ग द्वारा जोड़ता था। तब आज का चारों ओर फैला हुआ कच्छ का रेगिस्तान अरब सागर का हिस्सा था। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात केवल एक ही है कि हड़प्पा शहर और सौराष्ट्र को जोड़ता था। ये पूछा जा सकता है कि लोथल बंदरगाह किन क्षेत्रों को जोड़ता था। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गंगा 489, हर्ष युग 606, कल्चरी युग
1119 और विक्रम युग 57 BC। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, क्यों होगा? कल्चुरी युग की स्थापना 248 CE को हुई थी। संथाल विद्रोह के बाद औपनिवेशिक सरकार द्वारा उठाए गए उपाय क्या थे? संथाल परागण नामक क्षेत्र बनाए गए थे। एक संथाल के लिए भूमि को गैर संथाल में स्थानांतरित करना अवैध हो गया था। नीचे दिए गए कोड में से कौन सा सही होगा? चलिए देखते हैं कौन सा सही होगा। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, मतलब दोनों ही ऑप्शन सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। 1854 से 55 में संथाल विद्रोह ने भागलपुर और वीरभूमि के विभाजन के बाद संथाल जिलों के निर्माण का नेतृत्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के कितने तीर्थंकर थे? कितने थे? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। जैन धर्म के हमारे 24 तीर्थंकर थे। जैन धर्म के तीर्थंकर धर्म का एक उद्धारकर्ता और आध्यात्मिक शिक्षक है। धार्मिक मार्ग जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। पहले भगवान ऋषभदेव और आखिरी तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी थे। अब यहाँ याद रखने के लिए आपको क्या है, आपसे यही पूछा जाता है संभवतः पेट में या छोटी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपके जीडी में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर कौन था? 23वां तीर्थंकर कौन था और 24वां तीर्थंकर कौन था? तो यहाँ प्रथम और 24वां तो दिया हुआ है, आप हमें 23वां बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके कि 23वां तीर्थंकर कौन था। चलिए आगे देखते हैं। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था जब पल्लव शासक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंहवर्मन फर्स्ट। क्यों होगा? आइए उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महाबलीपुरम में रथ मंदिर नरसिंहवर्मन फर्स्ट के शासनकाल में बनाए गए थे। पल्लव नरसिंहवर्मन प्रथम पल्लव राजवंश का तमिल राजा था, जिसने 630 से 668 ईस्वी के दक्षिण भारत पर शासन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। उपनिषद क्या है? मनुष्य के सामाजिक व्यवहार की किताब, भगवान की प्रार्थना, हिंदू दर्शन का एक स्रोत, प्राचीन हिंदू कानूनों की किताब। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, हिंदू दर्शन का एक स्रोत। क्या है? हिंदू दर्शन का एक स्रोत। उपनिषदों में वेदों के दार्शनिक सिद्धांतों को दर्शाया गया है, ये हिंदू दर्शन का स्रोत है। अब आप हमें बताएं उपनिषदों के बारे में कितने उपनिषद हैं? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संस्कृत भाषा शुंग युग के पुनर्जीवित हुई। शुंग राजाओं के शासनकाल के दौरान कला और वास्तुकला के क्षेत्र में पतन की अवधि थी। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल एक, मतलब संस्कृत भाषा शुंग युग में पुनर्जीवित हुई। आपसे क्वेश्चन कथन कारक के रूप में ऐसे ही पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन लगभग सभी एग्जामिनेशन में आजकल आ रहे हैं।
इसलिए ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा डीप स्टडी करें। शुंग राजवंश के राजाओं ने संस्कृत भाषा के लिए काफ़ी प्रोत्साहन प्रदान किया। महर्षि पतंजलि संस्कृत के पुनरुत्थान में एक प्रमुख योगदानकर्ता थे। अब प्रश्न यहाँ क्या बनता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ बनता है कि महर्षि पतंजलि जो थे, इनसे क्वेश्चन बनता है पतंजलि कौन थे, पतंजलि का इतिहास क्या है, ये किसके राजवंश में थे। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। क्यों बनता है कि वर्तमान में आप देख ही रहे हैं, बाबा रामदेव हमारे जो हैं, बाबा रामदेव जो हैं वो योग शिक्षा दे रहे हैं और योग शिक्षा पतंजलि की ही देन थी। पुनरुत्थान में एक प्रमुख योगदानकर्ता थे संस्कृत के। शुंग राजाओं का शासनकाल कला और वास्तुकला की प्रगति के लिए प्रसिद्ध था। शुंग राजाओं का शासनकाल कला और वास्तुकला की प्रगति के लिए, किसकी कला, कला और वास्तुकला की प्रगति के लिए प्रसिद्ध था। इस अवधि की कला का विषय धार्मिक जीवन के बजाय अस्थायी जीवन से संबंधित था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, गांधार कला का मुख्य रूप से संरक्षक कौन था भाई, कौन था? शक और कुषाण थे। गांधार भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र थे। शक और कुषाण गांधार कला के प्रमुख संरक्षक थे। अब गांधार प्रदेश कहाँ है? वर्तमान में गांधार प्रदेश का क्षेत्र जो है किस नाम से जाना जाता है, ये हमें कमेंट बॉक्स पर आप लिख के बताएं। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया भाई, कब लड़ा गया? इसी युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध लड़ना छोड़ दिया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 261 BC। कलिंग युद्ध राजा अशोक का कलिंगा पर आक्रमण था। ये युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था और इस युद्ध के बाद ही अशोक ने युद्ध लड़ना छोड़ दिया था। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत किताब अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक एक समीक्षा लिखी है? किसने लिखी है? पतंजलि ने लिखी है। मैंने कहा था ना अभी कि पतंजलि पर क्वेश्चंस आते हैं। ये लीजिए पतंजलि पर क्वेश्चन। महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखी गई थी। ये पढ़ने के ग्रंथ अष्टाध्यायी और कात्यायन की वर्तिका से संस्कृत व्याकरण के चुने हुए नियमों का पर एक समीक्षा है। ये पूरा नोट, अगर हम इसमें से एक भी चीज़ कहें इम्पोर्टेंट नहीं है तो ये लगभग आपका पूरा नोट हिस्ट्री के लिहाज से तो कम इम्पोर्टेंट है, पर हिंदी के इतिहास में इस प्रकार का प्रश्न आपको पीजीटी में मिलेगा। इतने नोट से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, संस्कृत व्याकरण से या पाणिनि के ग्रंथ से। इतिहास में तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको हिंदी और संस्कृत में एक क्वेश्चन इससे मिलेगा ही मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। शिलालेखों में देव नम्पिया पियदासी देवताओं के प्यारे के रूप में किस राजा को जाना जाता है? कौन था भाई देवताओं का प्यारा?
तो ये थे हमारे ए नंबर राजा। ए नंबर राजा मतलब अशोक। आइए, इन शिलालेखों में अशोक खुद को देवताओं के प्यारे दास देवा प्रियादासी के रूप में संदर्भित करता है। अशोक के साथ देवान प्रियदासी की पहचान सी बिडौन द्वारा 1915 में खोजे गए एक शिलालेख द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यह बनेगा कि इसकी पहचान किसके द्वारा खोजी गई थी, तो सी बिडौन द्वारा 1915 में खोजी गई थी। यह क्वेश्चन आपका RO PCS प्री के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट फैक्ट पूछे जाते हैं और ऐसे ही फैक्ट पूछे जाते हैं। चलिए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या होगा, ये रहा। इन बयानों पर विचार कीजिए। गुप्त के राजा के मामूली खिताब को त्याग दिया और मौर्यों द्वारा प्रचलित वाले खिताबों को अपनाया। पहली बार शिलालेख हमें गुप्त अवधि में व्यवस्थित स्थानीय प्रशासन का विचार देते हैं। अब इनमें से कौन सा कथन सही है, देखते हैं। इनमें से केवल 2 नंबर का कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्यों सही है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। उच्च ध्वनियों वाले शीर्षक महेंद्रलीय विक्रमादित्य कुषाणों द्वारा प्रचलन में लाए गए, न कि मौर्यों द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्याय सूत्र किसने लिखा था, गौतम ने। सही ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी गौतम। गौतम मीन्स गौतम ऋषि से। न्याय सूत्र 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच अक्षयपाद गौतम द्वारा रचित हिंदू दर्शन के न्याय स्कूल का एक प्राचीन पाठ है। यह ज्ञान और तर्क पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उल्लिखित है और इसमें वैदिक पद्धति का कोई जिक्र नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है कि हमारा न्याय सूत्र में क्या वैदिक पद्धति का उल्लेख किया गया है, तो आप लोग उत्तर देंगे यहाँ पर नहीं। अश्वघोष एक कवि जिन्होंने बुद्ध की एक जीवनी बौद्ध चरिता लिखी थी, निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल में रहते थे। चलिए इनको भी देख लेते हैं, किसके शासनकाल में थे, तो ये कनिष्क के शासनकाल में थे। सही ऑप्शन क्या होगा, कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी। अश्वघोष एक कवि जिन्होंने बुद्ध की एक जीवनी बौद्ध चरिता बनाई थी, कनिष्क के शासनकाल में रहते थे। वे सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक थे जिन्होंने लगभग 1900 साल पहले शासन किया था और वासुदेव द्वितीय अंतिम कुषाण शासक थे। खारवेल चेती वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बनता है कि वासुदेव द्वितीय के संबंध में अंतिम कुषाण शासक कौन था, तो वासुदेव द्वितीय। और खारवेल चेती वंश के संबंध में जब क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ खारवेल चेती वंश से इनका संबंध था। चलिए अगला क्वेश्चन। अष्ट प्रधानमंत्रियों की एक परिषद थी, कौन थी मराठा प्रशासन में, मतलब अष्ट प्रधानमंत्री जो हुआ करते थे किसके शासनकाल में हुआ करते थे, मराठों के। अष्टप्रधान जिसे अष्टा प्रदत्त या 8 की परिषद भी कहा गया। 8 मंत्रियों की एक परिषद थी जिन्होंने मराठा साम्राज्य का प्रशासन किया था। परिषद का गठन 1674 में उनके राजा शिवाजी ने किया था।
शब्द अष्टप्रधान शब्दशः संस्कृत अष्ट आठ और प्रधान प्राइम से प्राइम आर्ट का अनुवाद करता है। शरीर में मंत्रियों को एक आधुनिक परिषद के कार्यों को छुट्टी दे दी। ये भारत के मंत्रीय प्रतिनिधिमंडल के पहले सफल उदाहरणों में से एक माना जाता है। काउंसिल को मराठा गठबंधन में अच्छे शासन प्रथाओं में साथ साथ मुगल साम्राज्य के खिलाफ सैन्य अभियानों की सफलता के लिए श्रेय जाता है। इसका संबंध मराठा से है और मराठों ने सबसे पहले इसका गठन किया था। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सैद्धांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। सर्वस्ववादियों की मान्यता थी कि दृग्विजय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? देखते हैं कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। केवल 2 सही है। क्यों 2 सही है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्यों सही है? चलिए देखते हैं इसके लिए। सैद्धांतिक और सम्मितीय बौद्ध मत से संबंधित है, जबकि सर्वस्ववाद एक संबंध भी बौद्ध संप्रदाय से है। सर्वस्ववाद बौद्ध संप्रदाय का एक प्रारंभिक विद्यालय था। यहाँ पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म का प्रारंभिक विद्यालय जो तीनों कालों भूत भविष्य और वर्तमान काल में यकीन रखता था। इनकी मान्यता है दिग्विजय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, बल्कि अव्यक्त रूप से सदैव ही अस्तित्ववान हैं। चलिए, शक संवत को किसने प्रारंभ किया था? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कुषाण और कनिष्क ने। बच्चा कहाँ फंसता है? शक शासक रुद्ररामन ने। अब कुषाण और कनिष्क जो थे वो कौन थे? शकवंशी तो थे। शक संवत 78 AD में कुषाण शासक कनिष्क द्वारा प्रारंभ किया गया था। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया है। हमारे प्रियम्बल में आप पढ़ेंगे तो उसमें इसका उल्लेख किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? किस वेद में है? तो यजुर्वेद में है। आगे देखते हैं। यज्ञ सूत्र यजुर्वेद में है। यजुर्वेद सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। इसमें 1208 हैं। इनमें देवताओं की स्तुति की गई है। यानी इसमें कितने सूत्र हैं? 1208। इनमें सर्वप्रथम मतलब मुख्य कार्य क्या है? इसमें देवताओं की स्तुति की गई है। इनमें देवताओं का यज्ञ में आवाहन करने के लिए मंत्र हैं। यही सर्वप्रथम वेद है। जब हम यहाँ पर बात करते हैं यज्ञ सूत्र की, यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में ही सर्वप्रथम ये वो वेद है जिसमें मंत्र आदि का उल्लेख करके देवताओं का आह्वान करने की बात बोली गई है। इसी के साथ ये प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है और अगली सीरीज हम जल्दी लेके आएंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सबसे बड़ी बात प्रॉपर तरीके से आप लोग पढ़ते रहें। इसी के साथ धन्यवाद।